नमस्कार साथियों, एवन हरियाणा न्यूज में आप लोगों का स्वागत है। फिलहाल की बात करूं तो फिलहाल हिसार में मैं पहुंचा हूं और हिसार हमारे साथी हैं, है गुरमेल डाबी। आज उनसे बातचीत करेंगे। एक हरियाणा के अंदर नहीं पूरे इंडिया के अंदर एक मामला चला हुआ है वर्गीकरण का वाला, डीएससी का वही मामला है ABR। तो बातचीत करेंगे गुरमेल से, कहाँ तक क्या कुछ पहुंचा और कहाँ तक इसकी कार्रवाई हो पाई है। राम राम भाई साहब। जय भीम। जय भीम भाई। अच्छा गुरमेल भाई, जो डीएससी का मामला है इसमें कुछ लोग, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है तो कुछ लोगों ने उसका पक्ष में समर्थन किया और कुछ लोगों ने नाराजगी भी जताई है, तो उस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, जो लोग इस पर नाराजगी जता रहे हैं उनको अपने गिरेबान में झांकने की जरूरत है। और जो सारा दिन अम्बेडकराइट मूवमेंट का और डॉक्टर अम्बेडकर का झंडा उठाए फिरते हैं, वो लोग बताएं कि जो है इस फैसले से जो आरक्षण में वर्गीकरण का फैसला है उनका क्या नुकसान है, वो क्यों विरोध कर रहे हैं इसका। जो पक्ष में है उनको तो उनके बच्चे नौकरियां लगेंगे, उनके बच्चे शिक्षा में आगे बढ़ेंगे और जो है उनके बच्चे IAS IPS HCS बनेंगे, उनके बच्चे MLA बनेंगे, MP बनेंगे। और जो है जो दूसरा पक्ष है जो विरोध कर रहा है उसको इस बात से क्या मतलब, क्या दर्द है उसको इस बात का कि जो पड़ोसी का बच्चा भी अगर IAS बन रहा है IPS बन रहा है तो उसको खुश होना चाहिए, उसको समर्थन करना चाहिए इस बात का विरोध करने की बजाय। और लेकिन वो लोग जो इसका विरोध करके उन्होंने अपना असली चेहरा दिखा दिया है। वो लोग खुद के अलावा किसी दूसरे आदमी का भला नहीं चाहते। अब मैं रोकना चाहूंगा आपको, ये कह रहे कि ये है ना, मतलब जातिवाद गोला जा रहा है, जातिवाद का जो कहते हैं एक विरोध करा जा रहा है कि एक जाति के ऊपर विशेष टिप्पणी की जा रही है। और ये कह रहे कि ये संविधान को बदलने का काम करा जा रहा है, आज बहुत बड़ा मतलब संविधान बदला जा रहा है, ये बात कही जा रही है। मैं एक आज बहुत बड़ी बात कहता हूँ, अगर संविधान बदलना लोगों के हक में है तो संविधान बदला जाना चाहिए। जो 16(4) जो आर्टिकल है संविधान का, वो ये कहता है कि अगर सरकार चाहे, राज्य सरकार चाहे तो आरक्षण में वर्गीकरण जो है जो जातियां वंचित रह गई हैं उनको दे सकती है अलग से आरक्षण। लेकिन इनको क्या दिक्कत है, ये संविधान बदलने का चोला ओढ़े हुए हैं। ये जो मुद्दा इन्होंने उठाया कि संविधान बदला जा रहा है, ये गलत है। कैसे भाईचारा खराब हो जाए, कहाँ से कैसे होगा भाईचारा? पंजाब में 1975 से 1975 से जो लागू है वर्गीकरण, वहां पे कहाँ पे जो है भाईचारा टूटा है? बल्कि जिस जाति को मजबी एंड बाल्मीकि को 12.5% अलग से आरक्षण दिया गया है, उनके बच्चे इतने तो नौकरियों में नहीं है हमारे हरियाणा में, मजबी बाल्मीकियों के और जो 36 जातियां हैं, इतने उनके बच्चे जो है विदेशों में जा चुके हैं। ये लोग खुद के अलावा जो अन्य जो वंचित जातियां हैं, अनुसूचित जाति की जो वंचित जातियां हैं, उनको आगे बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहते, चाहे वो शिक्षा की बात हो, रोजगार की बात हो, चाहे वो राजनीति की बात हो। अच्छा, एक बहन जी का एक आपने भी देखी होगी वीडियो आ रही थी कि तंवर से नाम का, शायद बहन जी का नाम तो मैं शायद ध्यान में नहीं मेरा, सोनिया तंवर। उसकी आपने वीडियो पूरी भी देखी होगी। उसने बस सीधा बता रखा कि जाति विशेष पे हो रहा है, मतलब या तो फिर वाल्मीकि को भी अलग से वो करना चाहिए, जिस तरीके से बदला जा रहा है तो उसको भी अलग से करना चाहिए। कैसे बदला, कैसे? जैसे कि भाई करके मैं ये कहता हूँ कि आरक्षण किसी जाति को नहीं है, वर्ग को है। वो भी जो जातियां हैं उनका भी एक वर्ग है। वो 6 जातियां हैं, चमार, रैगर, रैदास, रविदासिया, मेघ, मेघवाड़, इन 6 जातियों का ग्रुप है। वो भी एक वर्ग है। और जो वंचित अनुसूचित जातियां जो है ये भी एक वर्ग है। ये वाल्मीकि, दानक, सैंसी, डूम, डेस, पेले, किरसिकलीगर, सिंगी काट, भेड़कूट, बावरिया, इन 36 जातियों का वंचित अनुसूचित जाति एक वर्ग है। अच्छा गुरमेल भाई, मैं पूछना चाहूंगा आपसे, जो ये SC AB का मामला है, ये कितने सालों से चल रहा है और आप लोगों ने कितने संघर्ष करते हुए, क्या कुछ पूरा मामला पूरा? मैं अगर आपको बताऊं तो जब पंजाब में लागू हुआ 1975 में, तब से ही हमारे हरियाणा में भी एक चिंगारी उठी। और जब भजन लाल सरकार थी उस समय जस्टिस गुरनाम सिंह आयोग का गठन किया गया। उसने रिपोर्ट तैयार करी। रिपोर्ट में तैयार होने के बाद पाया गया कि जो वंचित अनुसूचित जातियां हैं उनका जो रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए उनकी संख्या के अनुपात में, वो नहीं है। उसको सुनिश्चित करने के लिए 1994 के अंदर कांग्रेस में जब भजन लाल मुख्यमंत्री थे हरियाणा सरकार में, उन्होंने जो SC AB लागू करने का फैसला लिया था। मैं उससे पहले की आपको स्थिति बताता हूँ। SC AB लागू होने से पहले, 1994 से पहले, मैं चमार और चमार की जो उपजातियां हैं 5-6, उनका रिप्रेजेंटेशन है A ग्रेड की, यानी कि प्रथम श्रेणी की नौकरियों में 121 लोग उनके प्रथम श्रेणी में थे 1994 से पहले। और जो वंचित जातियां हैं, अनुसूचित जाति की जो वंचित जातियां हैं, जिसमें दानक, वाल्मीकि, सासी, जो मैं पहले भी नाम लिए हैं, उनकी संख्या थी 26। आप 26 का और 121 का परसेंटेज निकालिए कितना है? 10%। आप देखिए, एक
जो वर्ग है एक वर्ग वो 90% जो है उसके पास रिप्रेजेंटेशन है 10% और बाकी 10% में रुके हुए रुके हुए हैं। मैं अगर मैं द्वितीय श्रेणी की बात करूं तो उनके द्वितीय श्रेणी में 368 लोग नौकरी पे हैं 1994 से पहले, और जो वंचित जातियां हैं उनके सिर्फ 31, यानी कि हम 10% भी पूरा नहीं कर पा रहे थे। तो मैं ये भी कह रहे हैं ना कि पढ़ नहीं पा रहे, आप पढ़ते नहीं, ये कह रहे हैं। हाँ बताता हूँ रुको, उसी सवाल पे आता हूँ। तीसरी श्रेणी में इनके 16,608 94 से पहले, और जो हमारी जो संख्या है जो अनुसूचित जाति वंचित की वो है 1848। टोटल नौकरियां इनके पास है 17,97 नौकरियां, और हमारे पास नौकरियां हैं 1905। कितना परसेंट हो गया? 11% मामला हो गया। जी जी 90% वो और 10% हमारे लोग। जी 94 से पहले की बातें, ए और बी लागू होने से पहले। मैं ए और बी जो पढ़े ना पढ़े लिखे होने का जवाब है ना, मैं अभी इसी मामले में देता हूँ। अब जब 94 से 2006 तक की स्थिति में बताता हूँ, ए और बी लागू होने के बाद प्रथम श्रेणी में इनके लगे 36 है और हमारे लगे 37 है। कहाँ से आई ये पढ़े लिखे? जी कहाँ से आई ये योग्यता? जी योग्यता पहले भी थी लेकिन अवसर नहीं था, जैसे ही अवसर मिला हमने योग्यता सिद्ध करी। अब आता हूँ बी क्लास में। बी क्लास में इनके लगे 385 लोग और हमारे भी बराबर में 385 लगे। 385 ये 385 लोग एक समय पे जहाँ पे 31 है 36 है, और अब कहाँ से आगे फिर ये जी कहाँ से निकल आए? जी ये लोग ये कहते हैं ना कि पढ़े लिखे नहीं। तो इनका जवाब इनसे पूछता हूँ, ये 385 लोग 36 लोग कहाँ से निकल के आए? आए कि नहीं? मौका मिला, अवसर मिला, हमने योग्यता सिद्ध करी। अब मैं बताता हूँ तृतीय श्रेणी यानी कि सी ग्रुप की बात करता हूँ। इनके लगे 5781 और हमारे लगे 6013 लोग। हम तो यहाँ पे इनसे ज्यादा हैं जी। ये 300 लोग और कहाँ से ज्यादा निकला है जी? तो ये क्या ये अनपढ़ लगे हैं सी ग्रुप में जी? मैं अब सवाल इनसे है, ये बताएं कि या तो उन सरकार ने गलती कर दी कि इनको अनपढ़ों को लगा दिया जी। हमारे लिखे पढ़े लिखे हैं, हमारे लोग पढ़े लिखे हैं, चाहे वो ग्रेजुएशन की बात हो, पोस्ट ग्रेजुएशन की बात हो, पीएचडी तक की बात हो जी। सारे लोग, और सब तरह के टेस्ट क्लियर किए हुए हैं लोग, सी टेट, पी टेट, एस टेट, नेट सब क्लियर किए हुए हैं, पीएचडी तक कर रखे हैं हमारे लोगों ने, लेकिन अवसर नहीं है जी। अवसर के बिना योग्यता की कोई वैल्यू नहीं। कारण बताओ उनका लगने का कारण क्या? ज्यादातर उनकी नौकरी पे क्यों लोग नौकरी पे लग रहे हो? वो लोग शुरू से ही मजबूत हैं। अब अगर वो ये बात कहते हैं कि पढ़ते नहीं है, जब आरक्षण नहीं था, आरक्षण लागू होने वाला था, तब जो सवर्ण जातियां थी वो भी ये कहते थी पढ़ो लिखो आओ कंपटीशन करो लगो, तब तो ये आरक्षण का जो है मतलब खत्म ही हो जाना चाहिए आरक्षण जी। अगर यही बात है कि पढ़ो लिखो और लगो, तब तो आरक्षण सारा खत्म हो जाना चाहिए, सारे एक समान है फिर तो जी। ऐसा नहीं है, कुछ जातियां जो एससी की जातियां हैं वो पीछे रह गई हैं, उनको विशेष प्रावधान की जरूरत है, एक विशेष ट्रीटमेंट की जरूरत है जी। ताकि उनको जो है आगे लाया जा सके, बराबर का रिप्रेजेंटेशन मिल सके। और जो एससी ए और बी यानी आरक्षण में वर्गीकरण की जो व्यवस्था है वो इसी कार्य को पूरा करती है, इसी में जो है जो वर्ग है उसकी मदद करती है वो आगे आने में, चाहे वो शिक्षा की बात हो, रोजगार की बात हो, और चाहे वो राजनीति की बात हो। अच्छा, भारत बंद का ऐलान किया था, भारत बंद पे कितना क्या कुछ असर पड़ पाया है और आप लोगों ने कितना क्या कुछ मतलब हासिल कर लिया? देखिए हम तो भारत बंद में गए नहीं, ये एक जाति विशेष का भारत बंद था। अच्छा, मैं सीधा नाम लेना चाहता हूँ, जो लोग ये कहते दलितों का भारत बंद था, दलितों का भारत बंद तो 2018 का 2 अप्रैल का भारत बंद था, जब पूरे देश में जो है असर हुआ था, और उसके तुरंत बाद सरकार को झुकना पड़ा था और उसको न्यायालय में उसकी समीक्षा के लिए याचिका लगानी पड़ी थी और खुद भी फैसला लेना पड़ा था। तो जो है ये वैसा भारत बंद नहीं था कि इस फैसले को उल्टा करवा सके, वापस करवा सके। भारत बंद होता है एकता के साथ। अगर आप जो है इस फैसले का विरोध करने की बजाय हमारे समर्थन में आके खड़े होते, आपको पीढ़ियां याद करती, लेकिन अब आपको जो है याद करेंगी पीढ़ियां आपके दोगलेपन के लिए, आपकी गद्दारी के लिए। ये वो गद्दारी और दोगलापन किससे? डॉक्टर अम्बेडकर के मूवमेंट से, आपके अपने लोगों से, जो दबे कुचले लोग हैं, जो वंचित लोग हैं, उनके दोगलेपन, उनसे दोगलेपन के रूप में, और आपके जो है गद्दारी के रूप में आपको याद किया जाएगा। एक वीडियो भी आ रही है अभी यूपी की वीडियो है, एक भीम आर्मी के लोगों ने बाल्मी समाज के लोगों को पीटा है, उस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये लोग जो है हिंसक हो चुके हैं। मैंने वो भाषण भी सुना, मिस्टर चंद्रशेखर जो नए नवेले एमपी हैं, उनका भाषण सुना है मैंने। वो बिल्कुल जो है हिंसक भाषा बोल रहे हैं। वो साफ उस वीडियो में जो है इशारा कर रहे हैं अपने लोगों को कि अब हमें जो है बातचीत नहीं संघर्ष होगा। अब जो सीधा इशारा कर रहे हैं। ये भाषा हिंसक भाषा है और बातचीत बंद करने की भाषा है। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो रूस और यूक्रेन का जो युद्ध है
उसमें भी बातचीत होती है टेबल पे। युद्ध बातचीत रुक जाएगी तो समझौते कैसे होंगे, मामले हल कैसे होंगे? मामला तभी हल होगा जब टेबल पर बैठ करके आपसी बातचीत होगी। लेकिन जब बातचीत ही खत्म हो जाएगी तो ये मामला जो है रुकने वाला नहीं है। हम भी, मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ, अगर वो संघर्ष के लिए तैयार है तो हम भी संघर्ष के लिए तैयार हैं, हम भी पीछे नहीं हटने वाले हैं। अच्छा, संघर्ष की बात करा तो आपने भी लगातार जंतर मंतर पे भी अभी धरना दिया है, वो भी एक तरफ विरोध कर रहे हैं, तो कैसे सोल्यूशन होगा इस चीज का? सरकार धरना नहीं था और क्या धरना? नहीं, धरना नहीं था, वो एक आयोजन किया गया था जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया गया था। जी बिल्कुल, धरना नहीं था वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है उसका स्वागत करने के लिए वहाँ पर जो है प्रदेश से, देश से लोग एकत्रित हुए थे। जी जी। तो क्या लग रहा है आप लोगों को, कैसे हल हो पाएगा इस चीज का? देखिए, हल तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कर दिया और जो है सरकार है, हरियाणा की जो राज्य सरकार है उसने भी जो है पूरा आश्वासन दिया है। वो बीच में आचार संहिता लगी, इस वजह से वो कहीं ना कहीं स्थगित कर दिया। कहीं ना कहीं गुमराह तो नहीं कर रहे, झूठ तो नहीं बोल रहे कि जगह एक जाति विशेष के ऊपर दबाव हो रहा है उसको, इसके लिए मैं एक बार बताता हूँ। कल कुरुक्षेत्र में रविदास धर्मशाला में दलित महासम्मेलन बुलाया गया था। वो सम्मेलन बुलाया तो इसलिए गया था ताकि सरकार के ऊपर और पार्टी के ऊपर एक जाति विशेष का दबाव बनाया जाए। लेकिन ये दांव उल्टा पड़ गया और जो पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी हैं, उन्होंने वहां पे भी जो इस बात को रखा कि अगर एक भाई पीछे रह गया है, वो कमजोर है आर्थिक में, शिक्षा में, उसको आगे लाने के लिए एक विशेष प्रावधान की जरूरत है, तो आपको उससे तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अच्छा, हरियाणा में अगर कांग्रेस सरकार आ जाती है, सरकार बदल जाती है, तो आप क्या उम्मीद लगा रहे हो कांग्रेस से? कांग्रेस के मैनिफेस्टो में भी ये है, आरक्षण वर्गीकरण का जो मुद्दा है वो उसके मैनिफेस्टो में भी है। सरकार से कोई फर्क नहीं पड़ता, सरकार चाहे किसी की भी आए, ये हक अधिकार की बात है। सुप्रीम कोर्ट ने जो है वंचित वर्ग के लोगों के हक में जो फैसला दिया है, 18 साल की जो मुहिम है, 18 साल से जो लोग रोडों की लड़ाई लड़ रहे थे, आज वो चीज न्यायालय में पहुंची है। न्यायालय के बाद वो चीज कैबिनेट में पेश हुई है। तो हम ये चीज करवा सकते हैं, तो सरकार चाहे बीएसपी की भी सरकार है, हम उसमें भी इसको करवाने का जो है दम पूरा रखते हैं। नहीं, मैं ये भी कह रहे कि राज्य सरकार में अगर उद्धव सरकार आती तो नहीं करेगी, क्योंकि उसने तो ये एक अलग लागू किया था। सुप्रीम कोर्ट से बढ़ के तो कोई सरकार नहीं हो सकती ना सर। सुप्रीम कोर्ट को जो चलाने वाली है वो सरकार नहीं होती। नहीं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो आया था, पर उसके बाद ये भी तो कर सकते थे, लेकिन अभी नहीं किया, क्योंकि उनके एक जाति विशेष का उनके ऊपर दबाव पड़ा है। देखिए, यही बात है, जाति विशेष का जो दबाव पड़ा है, लेकिन आज ये जाति नहीं, ये वर्गों की बात है। जो 40 जो जातियां है उसमें एक बहुत बड़ा वर्ग है, ये उनकी बात है। जब आज ये चीज इंप्लीमेंट की जा सकती है, जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है, तो इसको कल इंप्लीमेंट कर सकते हैं। दूसरी बात है, आप इंद्रसानी केस उठा करके देख लीजिए, ओबीसी में जो 2 वर्ग बने हुए हैं, ए और बी, तो एससी में भी बन सकते हैं। ये उन लोगों के लिए है जिनको एक्चुअल में इस चीज की नीड है, तो उस चीज को ना तो कोई मना कर सकता और ना ये जो आंदोलन किए जा रहे हैं या जो इस चीज के विरोध में, वो एक पर्टिकुलर कास्ट है, बहुत बड़ा ग्रुप या कोई वर्ग नहीं है, एक पर्टिकुलर कास्ट है। और जो जिन्हें लोगों के लिए दिया जाना है, ये एक बहुत बड़ा वर्ग है। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। गुरमेल भाई, जैसे आप एक दूसरे के ऊपर कमेंट कर रहे हो लगातार, इससे भाईचारा खराब नहीं होगा? कैसे खराब होगा? वो लोग पता है क्या क्या लिख रहे हैं, गालियां दे हमारी माँ बहनों को, हमारे लोगों टट्टी उठाने वाले लोग कर रहे हैं। वो हमारी माँ बहनों को पता क्या कर रहे हैं कि उनके बच्चे भी अब डीसीएसपी बने हैं, जिनकी माँ बहन बेटियां जो है दूसरे घरों में पोछा लगाती हैं, झाड़ू लगाती हैं। क्या हमारी कोई इज्जत नहीं है? हमारा मान सम्मान नहीं है, हमारा स्वाभिमान नहीं है? जो लोग स्वाभिमान आंदोलन चलाते हैं, जो मान सम्मान का आंदोलन चलाते हैं, हमारा नहीं है। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा कि जो कमेंट्स बाजी चल रही है उससे भाईचारा खराब होगा, बिल्कुल खराब होगा। बल्कि भाईचारा उन लोगों ने खराब कर दिया है। कुछ 2, 4, 5 लोग हैं जिनको सिर्फ और सिर्फ हमारे जो पोस्ट है या इस प्रकार की जो बाइट होती है, या हम अपने मुद्दे रखते हैं, अपनी बात रखते हैं, अपने सम्मेलन में जो हमारी वीडियोस जाते हैं या पोस्ट के माध्यम से, वो हमारे साथ जो इतनी बदसलूकी करते हैं, इतने गंदे गंदे इतने भद्दे कमेंट्स बोलते हैं कि मैं अगर आपकी वीडियो में बता भी दूंगी तो आपकी वीडियो जो है उसको रिपोर्ट कर देंगे, वो चल भी नहीं पाएगी। तो वो हमें जो है गाली देने का काम करते हैं, तो वो भाईचारा तोड़ने की बात करते हैं। आज तक आप देखिए, आज तक कोई भी एजिटेशन हुआ या किसी भी प्रकार का जो आयोजन किया गया, चाहे वो खुशी का हो चाहे वो गम का हो, ये वंचित वर्ग के लोग हमेशा कंधे से कंधा साथ मिलाकर उनके खड़ा हुआ है, तभी
कोई भी आंदोलन सफल हुआ है, लेकिन आज पहली बार ऐसा हो रहा है कि गैर चमार जातियों के हक अधिकारों की बात आ रही है। क्या वो हमारे साथ नहीं रख सकते? इससे क्या प्रतीत हो रहा है कि भाईचारा हम नहीं बल्कि वो बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। बल्कि इनको होना तो ये चाहिए था, जिस बहुजन समाज की बात की जा रही है उस बहुजन समाज के पास अगर उनके पास 2 की शक्ति है, अगर ये सारे एकत्रित हो जाए, 40 जातियों की जो बात की जा रही है, इनके शासन प्रशासन में जो लोग हो जाएंगे, जो बात 2 की थी वो 10 में तब्दील हो जाएगी। उनको तो ये चाहिए था हम और मजबूत हो जाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं जातीय प्रेम जो है उमड़ के आ गया है। आप देख सकते हैं कि जातिगत पार्टी बनाने वाले 2 चेहरे, जो बड़े चेहरे, वो सबके सामने आ गए हैं। तो इसी से पता चलता है कि जो ऊपर के जो लोग हैं वो जो अपने नीचे वाले लोगों में जो द्वेष पैदा करने का काम करते हैं, ईर्ष्या पैदा करने का काम करते हैं, फिर वही चीजें जो टुकड़ों में बट करके हम जैसे लोगों का जो है विरोध करते हैं, धरातल पर विरोध करते हैं, हम कोई प्रोग्राम करते हैं उसमें विरोध करते हैं। हमारी कल एक मीटिंग थी, उस मीटिंग में एक व्यक्ति जो उनका नाम कलसन था, मुझे पूरा नाम याद नहीं आ रहा, शायद राजेश कलसन उनका नाम था, वो उस मीटिंग में जो है चले जाते हैं, जबकि वो समाज की मीटिंग थी। अगर किसी को ये उनको ना तो उनको कोई जानकारी दी गई थी, ना उनको कोई निमंत्रण दिया गया था, ना उनको कोई बुलाया गया था, फिर भी वो जो है धानक, हेला, डूम, बाजीगर, सासी और वाल्मीकि, इन तमाम जातियों की एक मीटिंग थी, उसमें सिर्फ एक व्यक्ति जो चमार जाति से संबंधित है वो चले जाते हैं। जब उनसे पूछा गया आपको किसी ने बुलाया, तो उनको जवाब नहीं मिला। तो भाई जब समाज की बात हो रही है तो एक विशेष जाति उसमें क्यों आ रही है? तो ये तो हमारी मीटिंग तक में घुसने का जो प्रोपेगेंडा रचते हैं, षड्यंत्र के तहत हमारे लोगों को गिराने का काम करते हैं, झूठी गलत टिप्पणियां करते हैं। जो लोग समाज में अब आज काम कर रहे हैं उनके लिए समाज में काम करना दूभर हो गया है। अगर हम समाज में लोगों के बीच जाते तो कहते ये तो टिकट मांगने का काम करते हैं, ये तो आरएसएस के एजेंट है, ये तो उसके एजेंट है। आप देख सकते हैं कि कितनी कम से कम 3 लाख जो है 3 लाख की संख्या है जो चमार जाति की आरएसएस में रजिस्टर्ड लोग हैं। तो भाई किसके एजेंट ज्यादा है आरएसएस में और बीजेपी में? ये हमारे ऊपर पॉइंट आउट करते हैं कि तुम तो पेड वर्कर हो बीजेपी के। चलो हम पेड वर्कर है बीजेपी के, तो आप लोग बीएसपी की सरकार क्यों नहीं बना पा रहे? आप लोगों की इतनी हमसे ज्यादा संख्या है हरियाणा में, आपके 1.7% तक क्यों जो है बीएसपी का वोट बैंक सीमित हो जाता है? आप लोग क्यों एक एमएलए तक नहीं निकाल पाते? अगर हमारी जो है हम जो पेड वर्कर के रूप में काम करते हैं, आपका भी तो जो है वोट है वो कांग्रेस में भी जाता है और भाजपा में भी जाता है, या आप अपने लोगों पे पॉइंट आउट करने की हिम्मत नहीं रखते? तो मेरे जैसी कोई महिला आती है उसके लिए अभद्र टिप्पणी का इस्तेमाल करते हैं। ये कहते तुम तो डेरू बजाने वाले हो, तुम तो नालियां साफ करने वाले हो, तुम लोगों ने तो हमारे बुजुर्गों की जो है सर पे मैला ढोया था, तो जब ढोया था आज भी ढोते रहेंगे क्या? या आप लोगों की ये मंशा है कि हम पढ़ लिख कर आगे ना निकल जाए? अगर आपको लगता है कि हमारे पास जो पढ़ाई नहीं है, हमारे पास डिग्री नहीं है, हमारे पास योग्यता नहीं है, क्यों विरोध करने के ऊपर क्यों विरोध कर लिए खड़े हुए हो? रोकना चाहूंगा उपासना जी आपको। एक भाई का कमेंट आया था, मेरे पास आया था कि हमने जो चमड़ी का काम करना छोड़ा है, लेकिन अभी वो नहीं हो रहा है, मतलब चमड़ी हम तो अच्छी तरह जानते हैं। ये इस पे क्या कहना चाहेंगे? हम इस प्रकार की टिप्पणियों की निंदा करते हैं और ऐसे लोगों का बहिष्कार करते हैं। ना तो हम किसी प्रकार का हिंसक कोई कमेंट करेंगे, ना ही हमारी ऐसी कोई हिंसक प्रवृत्ति है कि भाई हम लोगों को कूटने का पीटने का काम करेंगे। हम समाज को जोड़ने का काम करते हैं, हम समाज को तोड़ने का काम नहीं करते। जहां तक बात है अधिकारों की, SC की, तो हम उसकी लड़ाई लड़ते रहेंगे। और जो लोग ये कह रहे हैं ना कि एक जाति विशेष में भी कुछ लोग चुनिंदा लोग हैं, जिनको जो लोग जो है जैसे मायावती है और चंद्रशेखर है, उनको लग रहा था कि अगर इस फैसले के खिलाफ नहीं खड़े हुए तो जो है उनकी लीडरशिप खत्म हो जाएगी। जो आम चमार है वो आज भी इस फैसले को सही ठहरा रहा है। मेरे पास डेली 10 से 20 फोन आते हैं कि भाई साहब हम तो समर्थन में, आप लोगों का भी हक है। लेकिन जो है ये कुछ लोग जो समाज में जहर घोलना चाहते हैं, ये लोग समाज को जुड़ने नहीं देना चाहते और ना ही समाज का भला चाहते। ये सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने का काम कर रहे हैं। और मैं दोनों नेताओं को कहना चाहता हूं, मैंने पहले ही बोला है, भविष्य में जो दलित समाज है आपको जो है दोगलापन के रूप में और एक गद्दार के रूप में आपको याद करेगा। और आपके ऊपर जो ये टैग लगा है कि आपने दलित समाज के साथ दोगलापन दिखाया है, आप लोगों ने दलित समाज के साथ गद्दारी की है एक तबके के साथ, उसको जो है सदियों तक याद रखा जाएगा। हमारी आने वाली जो नस्लें हैं वो भी आपको जो है इसी प्रकार से याद रखेंगी, जिस प्रकार से जो है आपके बुजुर्गों को, जिन्होंने डॉक्टर अम्बेडकर को 2 बार हराया और डॉक्टर अम्बेडकर को पत्थर तक मारे, उनको आज तक भी ये बातें इतिहास में दर्ज हैं, इतिहास के पन्नों में दर्ज हैं। आज भी हम कह रहे हैं कि
डॉक्टर अम्बेडकर को हराने वाले लोग कौन थे, ये जवाब दें। और डॉक्टर अम्बेडकर को पत्थर मारने वाले लोग कौन थे, ये लोग हमको जवाब दें। मैं मायावती और चंद्रशेखर से पूछता हूँ, आपके लोगों ने डॉक्टर अम्बेडकर के खिलाफ चुनाव क्यों लड़ा और आपके लोगों ने डॉक्टर अम्बेडकर को पत्थर क्यों मारे, आप जवाब दीजिए। अच्छा, आगे का क्या कुछ एक्शन रहेगा मैडम जी, बता दीजिए। देखिए, जो सारी चीजें जो है नीति बनी है तो उस पे हम काम करेंगे, और जो भी आगे सरकार बनेगी उसके हम पूरा जो है सम्मान करते हुए अपनी मांग को मनवाने का काम। जैसे आपने पूछा कि अगर कांग्रेस सरकार, अगर कोई भी सरकार बने, हम अपनी मांग को उसके सामने रखेंगे। अगर उन्होंने मांगों को जो है हमारी जो है मांगों को पूरा किया, जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का आदर किया तो अच्छी बात है। अगर वो सम्मान नहीं कर पाए सुप्रीम कोर्ट के फैसले का, तो हमारे पास जो है दूसरा रास्ता है जो हमने 18 साल पहले अपनाया था, और 18 साल से हम आ रहे थे कि भाई सड़क से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक हम गए थे, और सुप्रीम कोर्ट से लेकर वो कैबिनेट तक जो मुद्दा पहुंचा है, अगर भविष्य में कोई और सरकार बनती है तो हम फिर वही रुख अपनाएंगे, सड़क से सुप्रीम कोर्ट और फिर कैबिनेट, उसके बाद हम इसको बिल पारित करवा के ही रहेंगे। तो ये थे हमारे साथ गुरमेल डब्बी जी और उपासना बहादुरगढ़। आप लोगों ने इनके विचार सुने, आप लोगों ने क्या लग रहा है, ये सच में सही कह रहे हैं या फिर गलत कह रहे हैं? आप भी अपने कमेंट बॉक्स में राय दे सकते हैं, और वीडियो को जितनी ज्यादा शेयर कर दिए। जय हिंद, जय भारत।